Okay, so good evening to each and every one of you. I hope so you can hear me properly. आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इट इज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन विद आयुर्वेदा। अभी भले ऐसा लगे कि हम नॉर्मल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं बट बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक मोर रिलेटेड टू द कोविड। यानी कि एज पर द कोविड जो करंट हमारा सिचुएशन है इसके ऊपर देख के थोड़ा बात करता हूँ। अभी ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि हम कोविड के बारे में नहीं सुन रहे या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सुन रहे, बट कुछ ऐसे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो मुझे ऐसा लगा कि शेयर करना चाहिए करंट सिचुएशन में। क्योंकि जैसे हम हर लेक्चर्स में डिस्कशन करते हैं कि कभी भी जब कॉन्सेप्ट आती है कि इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि अभी जैसे करंट सिचुएशन देखो तो करंट सिचुएशन भी ये फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव जैसा ही है कि सिम्टम्स जो है हमें माइल्ड भी मिल रहे हैं, सिम्टम हमें सीवियर भी मिल रहे हैं। खाली थोड़ा सा फर्क ये थर्ड वेव में और बाकी वेव में ये है कि यहाँ सिम्टोमेटिक पेशेंट हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है। खास करके आप देखोगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली ऐसा साइड में हमें काफी ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, कंपेरेटिव बाकी जगह भी मिल रहे हैं। बट यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा है, भले वो माइल्ड केसेस हो। अब रीजन ये है कि जो हम इम्यूनिटी बूस्टर कभी भी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन स्टार्ट करते समय हमें ब्रांड को नहीं देखना है कि वो क्या कहते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टर होगा या ये मेडिसिन इम्यूनिटी बूस्टर होगा, ये खाने से होगा। हमें ये देखना पड़ता है कि जो कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी बूस्टर की, ये सीजनल वाइज कैसे काम करती है। यानी करंट सीजन के ऊपर अगर हम देखें इम्यूनिटी बूस्टर, तो यही हमारा आज जो समझने का ढंग है कि आयुर्वेद के अंदर कोई भी इम्यूनिटी फैक्टर जो है वो कैसे एक एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेट किया जाता है और फिर हम जो है एक लाइन ऑफ मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये करंटली ओमिक्रॉन के केसेस है और ये करंटली स्टार्ट मतलब डाटा है। अब भले हमें पता है कि वी स्टिल डोंट हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ लैब टेस्ट टू डिटेक्ट दिस ओमिक्रॉन, क्योंकि इसके जीनोम्स काफी अलग है। बट वी नो दैट व्हाट एवर द वेव्स इज देयर, ये ज्यादा से ज्यादा द ओमिक्रॉन वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट थिंग इज दैट कि ओमिक्रॉन फैले या वेव्स में कन्वर्ट हो, हमारा जो मेन कंसर्न है कि व्हेन वी स्टार्ट द आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो हमें ज्यादा करके अब यही देखने मिलेंगे कि वी अगेन यूज विल गोइंग टू यूज द टर्मरिक, अगेन हम लॉन्ग यूज करेंगे या हम ऑयल वगैरह यूज करेंगे। बट बात ऐसा है कि क्या इस ठंडी के सीजन में ये चीज काम करेगा, या जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते थे ऑल ओवर सीजन में क्या फिर से काम करने वाला है, इसी के ऊपर वर्कआउट करते हैं। अब बात ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि किसी भी इम्यूनिटी बूस्टर को जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपको आयुर्वेद ऋतुचर्या के बारे में पता होना ही चाहिए। उस ऋतु के अंदर वो एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर आपको पहले ये देखना पड़ता है कि वो आपको इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जो शिशिर ऋतु है, यानी कि जो करंट ऋतु ऋतु है या करंट सीजन है, इसके अंदर अग्नि अच्छी होती है, इसके अंदर जो है इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है, खाना हमें लग जाता है। ऑफ कोर्स लगता है, नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ जो इम्यूनिटी कम करने का जो फैक्टर है या जो जहां से सबसे ज्यादा होता है, ये होता है एनवायरमेंटल। अब आप एनवायरमेंट आप देखिए फिलहाल एक वीक से या आज का ही देख लीजिए, जैसे जैसे आपका कोल्ड एटमॉस्फेयर बढ़ते आएगा वैसे वैसे आपकी इम्यूनिटी काफी हैम्पर होती है। इसलिए सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी में। और सीजन बोलना मतलब ये है कि आपको जो ड्रग सिलेक्ट करने हैं या आपको जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन देनी है, इसके अंदर सीजनल का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, यानी कि सीजन के बारे में आपको सोचना चाहिए। अब देखिए कि आयुर्वेद के अंदर क्या कहा गया है। चरक सूत्र छठवें अध्याय में आप अगर 19th एंड 20th श्लोक को देखेंगे तो ये जो श्लोक पिकअप किया गया है ये शिशिर ऋतु का है। यानी कि इसके अंदर देखो कि संहिताकारों ने सेम टू सेम वही लिखा है जो आज पिछले एक हफ्ते से सीजन चल रहा है कि रोक्ष रोक्ष आदानज शीत मेघ मारुत वर्षजम। यानी कि इस सीजन के अंदर शिशिर ऋतु के अंदर एक तो वातावरण में रुक्षता बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही वायु रुक्ष होता है। वायु जितना रुक्ष होता है वायु उतना ही शीत होता है। और इस कंडीशन के अंदर मेघ आ जाते हैं या वर्षजम,
या वर्षा ऋतु के अनुसार जो सन है वो बिल्कुल नहीं दिखते। ये सबसे बड़ी फैक्टर होती है किसी भी शरीर के अंदर वायु प्रकोप करने का। अब यहाँ का आप देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट है। अब बात ऐसा है कि खाली ये श्लोक दिया हुआ है और हमें पढ़ना है, नहीं, हमें जस्ट इसी के अपोजिट काम करना है। यानी संहिताकार अगर हमें बता रहे हैं कि ये ऋतु के अंदर रोक्ष काम हो रहा है या रोक्ष है, काफी रुक्षता है, तो आपको ऐसा ट्रीटमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसके अंदर स्नेह है। फिर जो एनवायरनमेंट के अंदर शीतता है और जो बढ़ रहा है, और आज का एनवायरनमेंट देखिए, आज आप देखोगे कि पिछले 2-3 दिन की अपेक्षा आज के जो हमारे पेशेंट ओपीडी के अंदर है, बहुत ज्यादा ही सिम्टोमेटिक है। यानी कि जो नॉर्मल पर्सन भी है उसको भी आज कफ एंड कोल्ड हो रही है। तो शीत गुण, तो शीत और रुक्ष, ये दो गुण जहां बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, प्राण व स्रोतस के बल को हमेशा ही कम करते। और उसके ऊपर अगर मेघ का आवरण हो, यानी कि अगर क्लाउडी कंडीशन हो या रेनी कंडीशन हो, जो बहुत जगह आज वर्षा पड़ रहे हैं, तो शिशिर ऋतु के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि वायु का बहुत ही ज्यादा प्रकोप होने लगता है। अभी इसकी चिकित्सा संहिताकारों ने नेक्स्ट लाइन में ही दे दिया है कि इससे बचने के लिए सबसे बड़ा होता है कि निवांत स्थान, यानी कि एक ऐसे स्थान में रहना कि जहां उष्णता हो। अब हम ना इसको थोड़ा-सा अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि क्या हम इसको सच में फॉलो करते हैं या इज़िली फॉलो होता है कि नहीं। सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट से। यानी कि सबसे पहली बात कि इस सीज़न के अंदर इम्यूनिटी लो होने का 2 सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? तो पहला कि रुक्ष और शीत गुणात्मक वायु, यानी कि जो सीज़न है ये अपने आप में ही वायु प्रकोपक है। लेकिन अगर हमारा आहार यानी कि हमारा फूड इंटेक भी जो रुक्ष और शीत गुणात्मक हो, तो दोनों मिलके एक दूसरे के साथ जो है एक तरह से इम्यूनिटी और लो करते हैं। यानी भले हम कहें कि हमारा इम्यूनिटी इस सीजन में कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको खाना ठंड कुछ जो है ठंडा पानी आपको पीना है, आपको दोपहर में सोना है, या आपको बहुत ज्यादा जो है आप फास्ट फूड वगैरह खाओगे, तो ऑफ कोर्स अगर उस चीज के अंदर रुक्षता ज्यादा है, बेकरी प्रोडक्ट के अंदर रुक्षता ज्यादा है, जो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो पूरे दिन में खाली आप देखोगे तो खाली जंक फूड वगैरह खाते रहते हैं, तो यहां से अग्नि बहुत ही ज्यादा हैम्पर होती है। यानी इम्यूनिटी लो होने के लिए इस सीजन में इट्स नॉट ओनली एनवायरमेंटल फैक्टर, आपका फूड फैक्टर भी उतना रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये बताने का जरूरत क्या है? बताने का जरूरत ये है कि आपके मास के अंदर या आपके पॉपुलेशन के अंदर, या आप जहाँ प्रैक्टिस करते हो वहां अगर आप देख रहे हो कि एक आउटब्रेक स्टार्ट हो चुका है, या कोविड के जो सिम्टम्स है वो बहुत सारे लोगों में आप देखोगे, बहुत सारे लोगों में फैला हुआ है, तो द थिंग विच यू हैव टू स्टार्ट इज नॉट एनवायरमेंटल फैक्टर, वहां से ऑफकोर्स हम डिस्कस करेंगे, बट फूड फैक्टर। और फूड फैक्टर इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि अभी भी लोगों ने विटामिन सी का ना पीछा नहीं छोड़ा है। अभी भी लोग जो है एसी में बैठ के अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। अभी भी जो लोग हैं ये कोई भी अभ्यांग के ऊपर या कोई स्नेह शोधन के ऊपर फोकस नहीं करता। विटामिन सी एसी में बैठ के बिना स्नेह स्वेदन के आप खुद देखो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस सीजन में कवर करना। यानी कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते समय दोनों फैक्टर को एक साथ लेके चलना है। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एकदम सिंपल है कि ट्रीटमेंट है कि आपको हेमंत ऋतुचर्या और शिशिर ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। अगर आप एक मोटा माटी देखो कि उसके अंदर कंक्लूजन क्या है संहिताकारों का, यानी कि चरक संहिता के अंदर श्लोक नंबर हम इवन 15, 16 और 19, 20 को देखें, तो एक ही कंक्लूजन निकलता है कि आप जो भी करो, आपके ट्रीटमेंट के अंदर स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा होनी चाहिए, और दोनों एक साथ। यानी कि अगर आप कोई टैबलेट दे रहे हो, यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस सीजन में भी गुड़ुची दो, दो, नो प्रॉब्लम। बट क्या गुरुची के अंदर स्निग्धता और उष्णता दोनों है? या दूसरा, आप कोई कल्प यूज करते हो, तो क्या उसके अंदर स्निग्धता उष्णता है? या आप कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हो, क्या स्निग्धता उष्णता दोनों है? क्योंकि आप जो भी ट्रीटमेंट दोगे या जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, ये आपको एनवायरमेंट के अगेंस्ट स्टार्ट करना है। तो इसलिए स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा को दिमाग में रख के हम किसी भी कोविड पेशेंट को या नॉन कोविड पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी सिम्टम से बहुत ज्यादा ग्रसित है ये सीजन में, उनको हम हेल्प कर सकते हैं। बाकी बेसिकली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सब स्टार्ट होता है। और ऐसे सीजन के अंदर ये आप देखोगे कि हर बार
बहुत सारी जगह ये चीजों को मैं बार बार लघु मालिनी वसंत को लेके आता हूँ, लेकिन लघु मालिनी वसंत बहुत हद तक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। करंटली ओमिक्रॉन के केसेस के अंदर भी आप देखो कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिम्टम इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो रहे हैं, सिम्टम ज्यादा है, भले ये सीरियस नहीं है बट सिम्टम ज्यादा आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर से अगर हमें कोई सिलेक्ट करना है ड्रग, तो हमें ऐसा करना पड़ता है कि जिसके अंदर स्निग्ध और उष्ण दोनों हो। अगर लघु मालिनी वसंत कल्प के अंदर देखे तो ये मरीच कल्पना है, यानी मरीच और यशत जिसको नवनीत की भावना है। मरीच जितना ही उष्ण और व्यवाही है, जशत उतना ही उष्ण और थोड़ा सा कफ शामक है। लेकिन इसके ऊपर दिया गया भावना नवनीत का यानी मक्खन का, ये इस कल्प को काफी स्निग्ध करता है। यानी कि इस कल्प को यूज करने से आप देखो कि संहिताकारों ने क्या लिखा है। रस तरिंगणी में जशत भस्म का अगर आप श्लोक ओपन करके देखेंगे तो उस श्लोक के अंदर एक बहुत ही वर्ड अच्छा है, जो श्लोक नंबर 128 है। उन्होंने लिखा है कि पुनः पुनः समुद्भव प्रतिशयाय समुत्थाने नासिका श्लेष्मिका दौर्बल्यन विहंतीयन्न लय। अभी यहाँ कहने का ये अर्थ है कि जशद भस्म जहां आप उपयोग करो, यानी जिंक आप जहां उपयोग करो, वो क्या करता है, वो आपके नासिका के श्लेष्म के दौर्बल्य को कम करता है। नासिका के श्लेष्म को दौर्बल्य करना, इसका मतलब खाली नासिका पार्ट नहीं, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक राइट फ्रॉम द नोज से लेके जो है एल्वियोलाई तक जितने भी म्यूकस लेयर है, उस म्यूकस लेयर को बहुत कठिन भी नहीं होने देता, यानी स्पुटम घट्ट भी नहीं होने देता, और जो स्पुटम है वो ज्यादा पतला भी नहीं होने जाता। यानी इनडायरेक्टली जो आपका प्राण व स्रोतस के अंदर शीतता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या एटमॉस्फेयर के शीतता का इम्पैक्ट आपके जो प्राण व स्रोतस में पड़ता है, ये उसके इम्पैक्ट को कम करता है। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपके म्यूकस लेयर के ऊपर जो भी डैमेजेस होने वाले हैं, या जो भी डैमेजेस होने के कारण आपको राइनाइटिस होता है, या रनिंग नोज होता है, या नाक से पानी निकलता है, या खांसी आता है, या खाली पीछे पीछे से जो कफ जाते रहता है, ये सब का एक शॉर्ट इलाज खाली लघु मालिनी वसंत है। तो जैसे डोज में हर बार डिस्कस करता हूँ, 125 मिलीग्राम ओडी भी यूज करते हैं, बीडी भी यूज करते हैं, टीडी भी यूज करते हैं, टीडीएस। ये डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट कितना सिम्टोमेटिक है। लेकिन किसी भी एक इस सीजन के अंदर जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकती है किसी भी रेस्पिरेटरी इलनेस में, इट कुड बी अ लघु मालिनी वसंत। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम कि जिसके अंदर आप दे सकते हो। दूसरा, अगर आपको पता है कि आपका पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है, आपके पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, या आपके पेशेंट को सीजनल प्रॉब्लम होता है, ऐसे में प्रोफिलैक्सिस के लिए लघु मालिनी वसंत स्टिल वन ऑफ द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अभी भी हम जो भी पेशेंट हमारे कांटेक्ट में है, जो भी जिनको भी कोविड होता है, हम कॉम्बिनेशन में यही स्टार्ट करते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट द मेडिसिन, बट इट ऑलवेज हैव दिस लघु मालिनी वसंत। तो लघु मालिनी वसंत का जो ग्रंथोक्त रेफरेंस है रस तरिंगणी के अंदर की श्लेष्म कला के ऊपर, उसकी दौर्बलता को हरता है, यानी कि म्यूकस लेयर के ऊपर होने वाली जितनी भी स्पुटम की एबनॉर्मलिटी हो सकती थी, भले वो ड्राई हो या वेट कफ हो, दोनों के अंदर हमेशा जशत काम करेगा। तो जशत प्रधान कल्प लघु मालिनी वसंत एक बहुत ही अच्छा कल्प है, जो एकदम से दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करता है। मरीज की उष्णता भी है, और उसके अंदर नवनीत का भावना हुआ स्निग्धता भी है, और उस स्निग्धता से थोड़ा बहुत मरीज की तीक्ष्णता चली जाती है। तो यानी कि ऐसे कल्प के अंदर, यानी कि इस सीजन के अंदर मैं तिक्त से ज्यादा थोड़ा प्रेफरेंस जो है ये कटु रसात्मक ड्रग को ज्यादा दूंगा। अब अगर मैं बोलूं लघु मालिनी वसंत के बाद दूसरा कौन सा ऐसा कल्प है जो स्निग्ध और उष्ण की परिभाषा को फॉलो करता है, तो वो है आसो अरिष्ट। यानी अब लघु मालिनी वसंत के साथ आप आसो अरिष्ट का भी जो है प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मेरा पेशेंट थोड़ा सिम्टोमेटिक है, थोड़ा ज्यादा है, तो मैं हमेशा लघु मालिनी वसंत को किसी एक आसो अरिष्ट के साथ यूज कर सकता हूँ। अब डिपेंड करता है कि आप किसके साथ यूज करते हो। रही बात है आसो अरिष्ट, क्यों? क्योंकि वो इस सीजन में वन ऑफ द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करता है। स्निग्धता इसमें आती कैसे है? अब आसो अरिष्ट जो है ये हमेशा गुड़ प्रधान कल्प होता है। ये गुड़ के अंदर डाल के फर्मेंट किया जाता है, इसलिए आप किसी भी चीज का आसो अरिष्ट बनाओ,
स्निग्ध गुणात्मक कुछ न कुछ प्रॉपर्टी उसके अंदर रहती है। दूसरी बात उष्णता रहती है, क्योंकि ये आसो है, ये जो है सुक्ता जो है सुक्तिक वर्ग के अंदर आता है, और इसके अंदर पहले ही जो है अग्निवर्धक प्रॉपर्टी होती है। तो इस सीजन के अंदर जहां कोल्ड इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है, ऐसे चीज में हम आसो अरिष्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये दूसरा एक बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि अगर आपका कोविड पॉजिटिव भी पेशेंट हो, तो भी आप लघु मालिनी वसंत के साथ एक आरिष्ट का उपयोग कर सकते हो। रही बात है ये नस्य और उरस्नेह, ये भी एक प्रोफिलैक्सिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आती है। इसमें खाली ऐसा है कि अगर आपका प्रतिशय नहीं नया है, यानी कि किसी को रनिंग नोज या नेजल कंप्लेन या नेजल ब्लॉक अगर सिम्टम न्यू है, 2-3 दिन पहले ही चालू हुआ, तो ऐसे कंडीशन में अणु तेल का उपयोग तो नहीं करते हम। लेकिन उरस स्नेह यानी कि जो सरसब तेल है, यानी मस्टर्ड है, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, इससे आप खुद ही देखो कि आप अगर ये सरसों तेल का जो है एक अभ्यांग करते हैं अगर उरह के ऊपर यानी छाती के ऊपर, तो भी बहुत सारे सिम्टोमेटिक पेशेंट है जो 3-4 दिन तक जो है रिकरेंट ड्राई कफ हो रहा है। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग, आप कंप्लेन करेंगे कि मुझे कोविड होके गया, या मुझे 3-4 दिन सिम्टम होने के बाद अब मुझे ना ड्राई कफ जो बहुत हो रहा है। अब ड्राई कफ में हम गंधर्वरित के अवलेव यूज करते हैं, वासावलेव यूज करते हैं, अलग अलग घृतपान यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कहने का ये मतलब है कि इसके साथ आप जो है उरस स्नेह के बारे में भी विचार करें, क्योंकि ये ड्राई कफ के जितने सिम्टम है, ये एक रुक्ष वायु का रह जाना ही इंडिकेट करता है। और ये स्नेह पान और स्नेह करने से, यानी कि छाती पे सरसों जैसे तेल को मलने से ही ज्यादा ठीक होता है। अब क्वेश्चन यहाँ है कि यहाँ तिल तेल क्यों नहीं? तो रीजन यही है कि जो सरसब तेल होता है, जो मस्टर्ड ऑयल होते हैं, इसकी तीक्ष्णता और उष्णता बहुत ज्यादा होती है कंपेरेटिव तिल तेल से। और करंटली कंडीशन में जहां वेदर इतना कोल्ड है, जहां इतना रेनी है, इतनी ह्यूमिडिटी है, जहां बिल्कुल भी सूरज दिखाई नहीं दे रहे, दिख भी रहा है तो हवा एकदम ठंडा चल रहा है, ऐसे चीजों में उरह को, यानी कि छाती के आगे एरिया और पीछे एरिया दोनों को हमेशा सरसब से जो है लिप्त रखना चाहिए, यानी कि लगाने चाहिए। तो आपके जितने भी कोविड पेशेंट है, भले हम कितना भी कहे कि स्नेह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ऐसे कंडीशन में वे जो उरह के ऊपर आप तेल लगा के आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हो। यानी कि इनफैक्ट करना ही है, जैसे हम पहले बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि कोविड पेशेंट का एसी में बैठ के ट्रीटमेंट करना, डायरेक्टली हवा के नीचे बैठ के ट्रीट करना, उनको हवा देना, ये सब उस पैथोलॉजी को बढ़ाती है। हमेशा हम ऐसा कहते हैं कि जो कोविड का पेशेंट है, वो एक हमेशा ना उष्ण जगह रहना चाहिए, वो बिल्कुल भी पंखे के नीचे नहीं रहना चाहिए। स्वेटिंग होने दो, इट्स गुड साइन कि जितने भी स्वेटिंग उसको होगे, जितना अच्छी तरह से होगा, उतना जो है अंग मर्द का, यानी कि बॉडी एक का सिम्टम्स, हेडेक के सिम्टम्स जो है काफी कम होने लगेंगे, और सरसब तेल ऐसे चीजों में आपको हेल्प करेगा। अब रही बात कि जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या कोविड है, और उसके साथ अगर बिल्कुल भी लॉस ऑफ स्मेल है, खाली लॉस ऑफ स्मेल है, जो हमारे पास क्वेश्चन काफी करके आते हैं, तो उसमें ये तीन में से कोई एक यूज करता हूँ। या तो 64 प्रहरी पिंपली। अब 64 प्रहरी पिंपली और नॉर्मल त्रिकटु या पिंपली में क्या भेद है? 64 प्रहरी पिंपली के अंदर पिंपली को पिंपली के क्वाथ की 64 भावना होती है, 64 भावना होती है। इसके कारण इसकी तीक्ष्णता बहुत ज्यादा होती है। गंध गुण जाने से, यानी लॉस ऑफ स्मेल जाने से, ये हमें पता चलता है कि वहां कफ का बहुत ही ज्यादा आवरण है। तो ऐसे चीजों को तीक्ष्णता से, यानी बहुत तीक्ष्ण कल्प हो तो ही काम कर सकता है। तो इसलिए 64 प्रहरी पिंपली वहां ज्यादा काम करता है। अगर लॉस ऑफ स्मेल विथ लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो वहीं पिंपली आंसू ज्यादा काम करता है। आप दोनों को एक साथ भी चालू कर सकते हो, तीनों को कॉम्बिनेशन एक साथ स्टार्ट करते हो, या दो स्टार्ट कर सकते हो, बट इफेक्टिव है। लहसुन आदेवी वटी भी ये विसूचिका रोग अधिकार वाला है, बट यहाँ लहसुन यानी कि रसोन और इसके अंदर जितने भी कल्प है, ये काफी तीक्ष्ण है। तो लॉस ऑफ स्मेल के अंदर आप इसे दे सकते हो, और लॉस ऑफ स्मेल के अंदर आप बाहर से तेल का अभ्यंग कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट दोनों दोनों का ट्रीटमेंट इसी तरह से आता है। खाली अब बुखार आ गया, जैसे अगर कोई कह रहा है कि उनको बॉडी एक ज्यादा है और उनको फीवरिश लग रहा है या फीवर आ गया, फीवर आने के बाद खाली ऐसा है कि स्नेह जो नस है वो नहीं देते, और फीवर जब थोड़ा तीक्ष्ण हो, यानी कि अगर 100 के ऊपर स्पाइक कर रहा हो, तो वहां बिल्कुल भी उरह का स्नेह नहीं देते, यानी कि वहां बिल्कुल भी हम लोग उरह स्नेह नहीं करते, बल्कि उसकी जगह अब हम जो है
जो ज्वर रोगाधिकार वाले काढ़ा है उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है कोविड के अंदर यानी रेस्पिरेटरी इलनेस के अंदर, वो है परिपाठादि काढ़ा। तो परिपाठादि काढ़ा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ज्वरग्न तो है, परंतु सर्व शरीर से विषनाशक है। ये विषनाशक जो प्रॉपर्टी है यही परिपाठा को बाकी कल्प से बहुत ही यूनिक बनाती है। क्योंकि जब भी किसी को एक वायरस का इन्फेक्शन होके ज्यादा है तो उसको जो पोस्ट फीवर या पोस्ट वायरल जो भी कंप्लेन होते हैं, इट इज बिकॉज कि जो भी विषारी तत्व है या जो भी गर्भ विष है ये एक शरीर के अंदर रह जाता है, और जितना लंबा वो उतना लंबा इनका इफेक्ट। इसके कोई कोई ऐसा कहता है कि जो भी इन्फ्लेमेशन होने के बाद कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में थोड़े सिम्टोमेटिक रहते हैं। ऐसे कंडीशन में भी परिपाठादि और अमृतारिष्ट का कॉम्बिनेशन 2 to 3 वीक तक दिया जा सकता है, कि जिससे ये सब कंप्लेन जो है ड्यूरेशन जो है काफी शॉर्ट होते हैं और पेशेंट को रिकवर होने में बहुत ही रैपिडली हेल्प मिलता है। महासुदर्शन काढ़ा यस अच्छा चॉइस है, हम यूज कर सकते हैं। बट जैसे मैंने वही बताया कि जिसको फीवरिश ज्यादा है लेकिन रेस्पिरेटरी सिम्टम बहुत ही नेग्लिजिबल है, ऐसे अगर कोविड के पेशेंट आते हैं, रेस्पिरेटरी की इलनेस पेशेंट आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में खाली महासुदर्शन काढ़ा फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी सीजन के हिसाब से इसकी प्रायोरिटी थोड़ी बदलेगी। बट वो ही परिपाठादि काढ़ा साध्या है। अब बात ऐसी होती है कि कोई कोई पेशेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि आपको पता है कि इसको अगर कोविड होगा तो इसका डायबिटीज काफी हाई है, ये 450 प्लस है या ये 60 प्लस है या इसको पहले होके गया है। तो मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि इसके अंदर जो सबसे सेफेस्ट वे होता है, यानी कि आप उसको वेट एंड वॉच नहीं कीजिए कि आप ये चीज तभी यूज करोगे जब पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड केस मतलब कि जिसके चांसेस है कि वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जैसे किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को पास्ट कोविड इलनेस की है, किसी को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इलनेस है, किसी को अस्थमेटिक है। तो वहां करना क्या चाहिए? वहां ये करना चाहिए कि एक सुवर्ण कल्प जो है 1 OD में आप यूज कर सकते हो। ये स्वर्ण कल्प आप मार्केट में देखोगे तो 125 मिलीग्राम में आपको 10 टैबलेट मिलते हैं। कॉस्टली है, ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट कि ये चीजें थोड़ी कॉस्टली मिलेगी मार्केट से, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस में आप इसे प्रोफिलैक्सिस यूज कर सकते हो अपने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। और अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड मेसेस मिल जाते तो वहां इसे थोड़ा और कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। तो अब जैसे आपके सामने मैंने 5 रखा है, पर जरूरी नहीं 5, बहुत सारे और स्वर्ण कल्प है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? जैसे श्वास खास चिंतामणि एज जनरल कोई भी कोविड पेशेंट के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड है अगर हमें पता है तो, या किसी को पहले से रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो वहां श्वास खास चिंतामणि 1 OD एम्प्टी स्टमक डेली हम बाकी कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं, अलॉन्ग विथ लघु मालिनी वसंत और आरिष्ट के साथ। और अगर हमें मालूम है कि पेशेंट ऑलरेडी जो है पास्ट उसे जो है कोविड इन्फेक्शन हुआ था और उसे फिर रिकरेंट वापस से कोविड हुआ है, तो ऐसे में स्वर्ण मालिनी वसंत कल्प जो है जो प्राणवश होता है उसके लिए बल्य होता है, ऐसे कल्प का उपयोग कर सकते हैं। किसी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट के अंदर फीवर जो है ये काफी स्पाइक होके आता है, रिकरेंट होता है, 3 डेज 4 डेज 5 डेज तक होता है। ऐसे कंडीशन में जो है हम स्वर्ण सुशेखर जैसे रस को यूज कर सकते हैं, कि जो कॉम्प्लिकेटेड फीवर में कॉम्प्लिकेटेड केसेस में काफी अच्छा काम करता है। मकर ध्वज जैसे कल्प ये तो प्राणवश होता है, उसके लिए ओजवर्धक है, बल्य कल्प है। ये भी आप अगर किसी पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेटेड अगर आप देखें तो ये आप एक तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। वसंत कुसुमा का रस खाली ऐसे जगह यूज करता हूँ जहां पेशेंट प्री डायबिटिक हो, डायबिटिक हो, उसे ऑलरेडी कोविड के कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुके हो या सिम्टोमेटिक हो। तो ऐसे कंडीशन में प्रोफिलैक्सिस के लिए वसंत कुसुमाकर भी 1 OD फॉर 10 डेज, डिपेंड अपॉन आप 10 डेज से लेके आप 20 डेज तक आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये आरटीआई करंटली कॉम्प्लिकेशन के अंदर ये सब हमारे पास चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है। ऑल इन ऑल अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो आपको अभी ये सब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहा हूं ये कोई डिफरेंट है, नहीं। ये जितने भी कल्प है ये वो क्राइटेरिया को फॉलो करते ही है कि जहां इसके अंदर स्निग्ध हो और उष्ण हो। क्योंकि जितने भी हम देखें कि ये जो भी कल्प है, जो भी स्वर्ण युक्त कल्प है, ये कुछ कुछ खलवी रसायन है, लेकिन जिसके अंदर भस्म उपयोग होने वाले ये सबको 12 से 13 से दो एक एक दिन तक पूट दिया हुआ है। तो इसके अंदर अग्निवर्धक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर उष्णता है, और साथ ही साथ ये जितने भी कल्प है ये सब बल्य कल्प है।
तो स्निग्ध कल्प है। तो इसलिए इस सीजन के अंदर अगर आप किसी भी आरटीआई पेशेंट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को अगर आप स्टार्ट करते हो, तो आप स्टार्टिंग से जो कल्प यूज करते थे माइल्ड से मॉडरेट टू कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट पे, ऐसे कल्प को आप उपयोग कर सकते हो। सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ज्वाइन करने के लिए। आई होप सो ये आपको यूजफुल लगा हो। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग कि आप करंटली कोविड सिचुएशन में क्या मेडिसिन यूज करते हो और कौन से ऐसे कल्प है आयुर्वेद के जो ऐसा लगता है कि आपको कॉन्फिडेंट दे रहा है प्रैक्टिस में। सो मेरी तरफ से मेरा एक्सपीरियंस जितने भी थे वो आपको शेयर किया। होप सो आपको अच्छा लगा और थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। गुड नाइट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।